महाराष्ट्र और हरियाणा में किस्सा कुर्सी का क्लाइमेक्स की ओर है और जैसा कि अक्सर होता है इन दोनों राज्यों में भी क्लाइमेक्स से पहले गजब का सस्पेंस है। महाराष्ट्र में बीजेपी को सीएम चुनने के साथ साथ बहुमत का जुगाड़ करना है। एनसीपी ने बिना शर्त समर्थन की पेशकश की है, लेकिन उस पर बीजेपी दुविधा में है। शिवसेना समर्थन को तैयार बैठी है, लेकिन बीजेपी के साथ औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही इस बात पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि बीजेपी शिवसेना में दोस्ती तय है तो दिक्कत क्या है। बीजेपी को एनसीपी के बिना शर्त समर्थन का आखिर राज क्या है। हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों से गदगद बीजेपी अब सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। हरियाणा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, इसलिए यहां उधेड़-बुन केवल मुख्यमंत्री का नाम तय करने को लेकर है। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी बहुमत से दूर है, इसलिए ये सवाल पेचीदा है कि महाराष्ट्र में बहुमत का जुगाड़ कैसे होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाने का रास्ता साफ करने की पेशकश शरद पवार की पार्टी एनसीपी पहले ही कर चुकी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हम मदद करेंगे। सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को समर्थन देकर एनसीपी अपने उन नेताओं को बचाना चाहती है जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। एनसीपी को एक खतरा इस बात का भी है कि कहीं उसके विधायक बागी न हो जाएं। एनसीपी की मजबूरी बीजेपी भी समझ रही है, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता एनसीपी के समर्थन से सरकार नहीं बनाना चाहते, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे तीखा हमला एनसीपी पर ही बोला था। अरे एनसीपी है, एनसीपी का पूरा नाम क्या है मालूम है? नेचुरली करप्ट पार्टी। ऐसे में बीजेपी के पास दूसरा विकल्प शिवसेना ही है और बीजेपी से दोबारा गठबंधन के सवाल पर शिवसेना भी काफी नरमी दिखा रही है। आप अपनी तरफ से पहले तो आने दीजिए। तो आप पहले नहीं करेंगे। पहले मैंने कहा ना कि मैं शांत बैठा हूँ, मैं तो यहीं पे हूँ, मेरे घर पे बैठा हूँ, मुंबई में बैठा हूँ। भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि बाला साहब के प्रति हमारी एक अपनी आस्था है। मुझे लगता है कि जो समर्थन का विषय है उस पर एक बार गहन विचार विमर्श उठेगा। गहन विचार विमर्श के पश्चात जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा उसके अनुसार ही हम भारतीय जनता पार्टी का निर्णय महाराष्ट्र में करेंगे। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना अब मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी छोड़ चुकी है और वो सिर्फ इतना चाहती है कि महाराष्ट्र की सत्ता में उसे ठीक ठाक हिस्सेदारी मिले। बीजेपी और शिवसेना में पेच फिलहाल सिर्फ इतना फंसा है कि दोबारा गठबंधन की पहल कौन करेगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने तय कर लिया है कि शिवसेना से बातचीत महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता ही करेंगे। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की शर्तें राज्य स्तर पर ही तय होंगी। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सिर्फ ये फैसला करेगा कि उसे शिवसेना की कौन सी शर्त मंजूर है और कौन सी नामंजूर। रहा सवाल मुख्यमंत्री का, तो इसके लिए बीजेपी ने महाराष्ट्र में सभी विकल्पों पर चर्चा शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव नतीजे आने के बाद संसदीय बोर्ड की बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को महाराष्ट्र का सीएम बनने की पेशकश की गई थी, जिसे गडकरी ने ठुकरा दिया। गडकरी के बाद महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार, विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे एकनाथ खड़से और वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े के नाम पर चर्चा हुई। अंतिम फैसला करने से पहले अमित शाह ने नितिन गडकरी से मुलाकात भी की। सूत्रों का कहना है कि तमाम विकल्पों में फिलहाल देवेंद्र फडणवीस का नाम ही सबसे आगे चल रहा है। फिलहाल बीजेपी यही कह रही है कि
कि अभी तक मुख्यमंत्री पद पर किसी का नाम तय नहीं हुआ है। बीजेपी ने दोनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षक घोषित कर दिए हैं, जो मंगलवार को पार्टी के विधायकों की बैठक लेंगे और उसके बाद ही तय होगा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम कौन होगा। अब सवाल यही है कि अगर महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ बीजेपी का दोबारा गठबंधन होना ही है तो फिर दिक्कत क्या है? क्यों एनसीपी बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने को इतनी उतावली है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अगर दोस्ती तय है बीजेपी और शिवसेना में और इसके संकेत भी मिल रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है? आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टियां? आखिर पहले आप की रट क्यों लगा रखी है बीजेपी शिवसेना ने? दोनों बातचीत के लिए आगे क्यों नहीं जा रही है? इसी मुद्दे पर होगी हमारी बड़ी बहस। साथ ही साथ ये भी हम बात करेंगे कि एनसीपी को बिना शर्त समर्थन देने का आखिर राज क्या है? आखिर एनसीपी ने बिना शर्त समर्थन क्यों दिया है? 8:30 से हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों की। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर संबित पात्रा, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, मीम अफजल साहब, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, राहुल देव जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, मनीष अवस्थी, जो कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। मनीष भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या बीजेपी शिवसेना के बीच कोई औपचारिक बातचीत शुरू हो पाई है अभी तक? जी हाँ दीपक भाई, जो लगातार हम सवेरे से चर्चा कर रहे थे उसके मुताबिक बीजेपी के जो राज्य इकाई के स्थानीय नेता हैं उनके और शिवसेना के बीच चर्चा चल रही है। इस बात की पुष्टि अभी विनोद तावड़े ने, जब मैं उनसे बात कर रहा था अब से कुछ ही देर पहले, उन्होंने कहा बात चल रही है, नाम मत पूछो। तो ये साफ हो गया कि बातचीत चल रही है। अब इसके आगे अड़ंगा कहां है? शिवसेना अभी भी अड़िग है कि वो 1995 के मॉडल पर रेप्लिकेट करना चाहती है। जब जो उस समय स्थिति थी उसको रेप्लिकेट करे। डिप्टी सीएम उन्हें चाहिए, सारे प्लम पोर्टफोलियो जो होते हैं, सारे ऐसे मंत्रालय जिसमें कि वजूद और रसूख दोनों रहे, वो सारी उनको चीजें चाहिए। बीजेपी इस पर अड़ गई है। बीजेपी की ये जिद है कि कल तक चुनाव के पहले जब सीट शेयरिंग की बात होती थी, किसको कितनी सीटें दी जाएं, तब आप ये कहते थे कि हम देने वाले, आप लेने वाले हैं, तो हम जो दे रहे हैं वो आप ले लीजिए। देखिए पासा कैसा पलटा। अब बीजेपी की स्थिति 123 पर आ गई और शिवसेना कहां है ये सब जानते हैं। तो 2:1 का जो रेशियो है, इसको लेकर अब बीजेपी अड़ गई है। तो ये जो अड़ंगा है, ये अड़ंगा जिद्दम जिद्दी जो चल रही है, अब शिवसेना की तरफ से होती दिखाई दे रही है। बीजेपी तो गोद में बिठाने तैयार है, कहती है कि हाँ हमारा नेचुरल अलायंस है, प्राकृतिक हमारा गठबंधन है, लेकिन इस गठबंधन के नियम में अब सारी चीजें पलट चुकी हैं, पासा पलट गया है। सारी चीजें शिवसेना के साथ अब दिखाई नहीं देती। शिवसेना के सामने मजबूरी है। अगर शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं जाती तो बीएमसी और टीएमसी से बाहर हो जाएगी। केंद्र में शिवसेना की क्या स्थिति रहेगी? जब आप गठबंधन में नहीं रहेंगे तो फिर आपके लिए बचता क्या? तो इन सारी बातों को अगर देखें तो शिवसेना का पक्ष कमजोर है, लेकिन फिर भी वो कहता है रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, कमजोर है। और कहते हैं कि कमजोर को सब दबाते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, शिवसेना कमजोर हो गई इसलिए आप दबा रहे हैं उनको? दीपक जी, हमने कभी भी किसी को नहीं दबाया। हमने हमेशा उठाने की कोशिश की और आज वक्त आया है महाराष्ट्र की जनता को ऊपर उठाने का और महाराष्ट्र को ऊपर उठाने का जिसको 15 वर्षों तक कांग्रेस ने दबाया। जहां तक शिवसेना के साथ हमारे संबंधों का सवाल है, मैं आपको याद दिलाऊं दीपक जी, जिस दिन राजीव प्रताप रूडी जी ने महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिस दिन हम दोनों अलग हुए थे, तो आपको वो शब्द भी याद होंगे जो राजीव प्रताप रूडी जी ने कहा था। उन्होंने कहा था बहुत भारी हृदय से हम ये अनफॉर्चुनेट डिसीजन ले रहे हैं कि हम शिवसेना से अलग हो रहे हैं, और केवल इस कारण से हो रहे हैं क्योंकि समय का कॉन्स्ट्रेंट है, समय का अभाव है। हम तो चाहते हैं कि हम साथ चलें, मगर एक दिन के बाद नॉमिनेशन होना है और अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई डील नहीं हो पाया है, इसलिए हमें अलग होना पड़ रहा है। डॉक्टर पात्रा, मनीष अवस्थी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी मनीष भाई, पूछिए। दीपक भाई, डॉक्टर पात्रा को बताइए कि आदित्य ठाकरे जब इंडिया न्यूज से बात किए थे तो उन्होंने कहा था कि साथ छोड़ा नहीं, उन्होंने उनकी पीठ पर खंजर घोंपा है। देखिए कितने कठोर वर्ड थे। आदित्य ठाकरे के पीठ पर खंजर भोंका है, आपने ये कहा था शिवसेना ने। देखिए
क्या उन्होंने कहा वो तो उनका मुख है और उनके मुख पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, मगर आप एक ऐसा उदाहरण दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए खराब कहा हो। कहीं नहीं कहा, हमने एक भी बार उनके लिए कुछ खराब नहीं कहा, बल्कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि बाला साहेब ठाकरे जी हमारे लिए बहुत श्रद्धा के पात्र हैं, वो हम तो बहुत श्रद्धा करते हैं और कभी भी हम शिवसेना के खिलाफ इस पूरे चुनाव में कुछ नहीं कहेंगे। कोई एक प्रवक्ता भी भारतीय जनता पार्टी का शिवसेना के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा टेलीविजन में, कोई एक व्यक्ति भी जमीन पे शिवसेना के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। आज भी हम और शिवसेना केंद्र में एक हैं, वहां उनकी एक हमारे सरकार में वो केंद्र मंत्री के रूप में भी है, तो स्वाभाविक रूप से हमने बहुत बड़ा मन रखा हुआ है शुरू से, हम कभी उनसे मानसिक रूप से अलग नहीं हुए हैं। मानसिक रूप से आप अलग नहीं हुए। मीम अफजल साहब, क्या लगता है दोनों की मजबूरी एक साथ करेगी? अगर करेगी तो पहले आपका नाटक क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें एक बड़ा नाटक और है जिसका आपने जिक्र नहीं किया दीपक जी। मुझे हैरत है, आप तो बड़े दूरदर्शी और बड़ी गहराई से नजर रखने वाले आदमी, लेकिन आपने शायद जानबूझ के नहीं किया। एनसीपी का जो पेच है वो किधर है? नहीं, वो 8:30 से हम करेंगे। कहलवाया कल 4 बजे कि हम अच्छा अभी लेकिन ये रिलेटेड है। 8:30 बजे तो मेरा ये मानना है 8:30 बजे इसी पर आपने जो करना है। देखिए, नेचुरल अलायंस तो ये बात सही है, भारतीय जनता पार्टी की जो नेचुरल अलायंस है वो शिवसेना ही है। और अगर आप बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में भी जाएं तो पहला जो आवाम ने फैसला दिया है वो बीजेपी के लिए दिया है और दूसरे नंबर की पार्टी शिवसेना ही है। लेकिन शिवसेना ने किस बात पर इनसे बातचीत को तोड़ा या इन्होंने तोड़ा, वो था चीफ मिनिस्ट्री का मुद्दा। और वो ये कहते थे कि हम यहां पर आपके बड़े भाई हैं, हमने हमेशा आपका 25 साल साथ दिया और आज आप हमको जो है ये कह रहे हो कि हम आप सीटें ज्यादा चाहते हैं और चीफ मिनिस्टर भी हम ही चाहते हैं। तो सारा झगड़ा तो ये था। आज मैं समझता हूं कि एनसीपी का एक तरफ वो दिखाकर के चेहरा ये शिवसेना से बार्गेन करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, शिवसेना इनकी बार्गेनिंग में आने वाली नहीं है। शिवसेना भी जानती है कि अगर ये एनसीपी के साथ जाएंगे तो आवाम में इनका क्या असर होने वाला है। चूंकि एनसीपी और कांग्रेस को इन्होंने पार्टी पूरे इलेक्शन में क्या क्या कहा है वो तो अलहदा बात है, लेकिन खासतौर पे एनसीपी के बारे में जो कुछ बाला साहब मोदी जी ने भी कहा और इनकी पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी कहा, उसको तो कोर्ट सारे लोग दिखा ही रहे हैं। तो इनके पास रास्ता कोई नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं, अभी इनके एक प्रवक्ता ने किसी टेलीविजन चैनल पर कहा कि हमारे पास 135 का सपोर्ट है, 135 का सपोर्ट है। गोया इनको 10, 12, 15 लोग जो हैं इंडिपेंडेंट या किसी और से बातचीत करके भी शायद मिल गए हैं, ऐसा अनुमान है, लेकिन नंबर पूरा नहीं होगा। तो ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एनसीपी का चेहरा दिखाकर शिवसेना को दबाना चाह रहे हैं। बिल्कुल दबाना, शिवसेना इसके लिए तैयार बिल्कुल नजर नहीं आती है। बिल्कुल दबाना चाह रहे हैं। मिजाज है उद्धव जी का और जो कुछ उन्होंने पीछे किया है, बिल्कुल दबाना नहीं चाह रहे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको सेंटर की फिक्र है, उनको बीएमसी की फिक्र है। मुझे नहीं लगता, असल फिक्र जो है वो उनको है कि पावर उनको इस बार नहीं मिली तो शिवसेना खत्म है। मैं आपको बता रहा हूं, शिवसेना को पावर नहीं मिली तो शिवसेना खत्म है। मैं आपके पास आऊं डॉक्टर पात्रा, मुझे सिर्फ 2 मिनट का वक्त दीजिए। मैं राहुल देव जी से एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। राहुल देव जी, क्या आपको लगता है कि एनसीपी ने जिस तरह से नाटकीय अनाउंसमेंट किया, नाटकीय कहूंगा तो ज्यादा ठीक होगा, उस नाटकीय अनाउंसमेंट के बाद बीजेपी का बार्गेनिंग पावर बढ़ गया है और बीजेपी शिवसेना से बार्गेन कर रही है एनसीपी? राहुल देव जी, क्या आपको लगता है कि एनसीपी ने जिस तरह से नाटकीय अनाउंसमेंट किया, नाटकीय कहूंगा तो ज्यादा ठीक होगा, उस नाटकीय अनाउंसमेंट के बाद बीजेपी का बार्गेनिंग पावर बढ़ गया है और बीजेपी शिवसेना से बार्गेन कर रही है एनसीपी को आगे रखकर? देखिए, मुझे ये तो मैं अभी नहीं कह सकता कि एनसीपी की घोषणा के पीछे बीजेपी और एनसीपी की कोई मिली भगत थी, समझ थी या नहीं, ये कहना भी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये तो निश्चित रूप से बीजेपी का हाथ मजबूत हुआ है
और बीजेपी के सामने जो शिवसेना के अलावा कोई और विकल्प किसी को नहीं दिख रहा था, वो अब दिखने लगा है, विकल्प एक आके खड़ा हो गया है और बिना मांगे आके खड़ा हो गया है। तो इसका स्वाभाविक रूप से असर पड़ेगा ही, बीजेपी पे पड़ा है, उसका जरा विश्वास बढ़ा है, ताकत बढ़ी है बार्गेनिंग की, और शिवसेना पर एक दबाव बढ़ा है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि शिवसेना के लिए बीजेपी से शामिल रहना, उनके साथ मिलना, सरकार में शामिल रहना ज्यादा जरूरी है। एनसीपी के लिए भी जरूरी है, लेकिन जो पुराने ये लोग साथी हैं इसलिए मैं कह रहा हूं। तो एनसीपी जो पहले जिद कर रही थी और एक बड़े भाई वाला भाव अब भी वो अपनाए हुए थी, बावजूद इसके कि स्थिति बिल्कुल उलट गई है और अब वो छोटा पार्टनर है, मैं समझता हूं कि उनको थोड़ा अपनी अपेक्षाओं को धरती पर लाने में इससे काफी मदद मिली है या उन पर एक दबाव बना है। दबाव शिवसेना पर दबाव बना है, तो शिवसेना पर आपने दबाव बना दिया है डॉक्टर संबित पात्रा, अब वो छोटे भाई की हैसियत मानने को तैयार हैं, तो अब देर किस बात की, जल्दी जल्दी फिर से जो है मंगनी तय हो जाए, क्योंकि तलाक 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 तो आपने पहले एक दूसरे को कह दिया था, अब आपको लिव इन रिलेशनशिप में आना पड़ेगा फिर से। दीपक जी, मैं इससे पहले कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं मीम साहब जो मेरे बड़े भाई हैं उनके प्रश्न का भी उत्तर दे दूं। बिल्कुल। देखिए, अभी मीम साहब कह रहे थे आपको कि दूरदर्शिता दिखानी चाहिए और दूरदर्शी तरीके से समझना चाहिए कि एनसीपी ने किस प्रकार एक कॉन्स्पिरेसी भारतीय जनता पार्टी से मिलकर की। मैं तो अपने बड़े भाई को इतना ही कहना चाहता हूं कि लघुदर्शिता भी होनी चाहिए। जब उनके खुद के घर में हाल ठीक नहीं है, राहुल, हाँ नहीं वो चलिए, मतलब कॉन्स्पिरेसी ना हो, कुछ मिली भगत चल रही थी, वही शब्द इस्तेमाल ना किया हो। मैं तो आपसे इतना निवेदन कर रहा हूं कि जिम्मेदारी से बोलता हूं, आप घर के अंदर क्या हो रहा है जिम्मेदारी से बोलता हूं, दूसरों के, मैं ऐसा कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता जिसको पकड़ा जाए। तभी तो मैं आपको बड़े, हाँ तभी तो आपको मैं बड़े भाई कह रहा हूँ, वरना आप बड़े भाई नहीं कहते। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आपने जो कहा ना, वरना आप बड़े भाई नहीं कहते। नहीं कहता, अच्छे व्यक्ति हैं इसलिए कह रहा हूं। आप सुनिए, मगर मुद्दे की बात तो सुन लीजिए। मुद्दे की बात यह है कि जिस प्रकार से मीम साहब सब कुछ जानते हैं कि शिवसेना में क्या हो रहा है, एनसीपी में क्या हो रहा है, भाजपा क्या कर रही है, मगर राहुल जी क्या कर रहे हैं ये जानना चाहिए, यही नहीं जानते हैं। मुझे लगता है बस उतने जानने की आवश्यकता है, बाकी सब कुछ ठीक है। अब मैं मुद्दा नहीं है ना, वरना वो उस पर भी बात कर लेते। आप देखिए जिस प्रकार का मैं, हाँ वो आप ठीक कह रहे हैं, राहुल गांधी जी मुद्दे नहीं है, उनको छोड़ देते हैं। चलिए अब मुद्दे पर आ जाते हैं। महत्वपूर्ण विषय है कि आपने जो सवाल उठाया कि किस प्रकार से सरकार बने और हमें शिवसेना से किस प्रकार से बात करनी चाहिए। देखिए, जो महाराष्ट्र में मिला है, इसमें कोई जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। डॉक्टर संबित पात्रा, मैं आपके पास फिर आऊंगा क्योंकि कोई तकनीकी दिक्कत है और उस तकनीकी दिक्कत के कारण आपकी तस्वीर और आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। मैं थोड़ी देर में फिर आऊंगा आपके पास। इस बीच उदय प्रताप सिंह जो कि एनसीपी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और मेरा सबसे पहला और सीधा सवाल ये है कि इसका राज क्या है कि आपने बिना शर्त बीजेपी को समर्थन दे दिया, एकदम से आपने पलटी क्यों मार ली उदय प्रताप सिंह जी? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र राज्य में 4 पार्टियों ने चुनाव लड़ा, मेनली 4 पार्टियों को बहुमत जनमत मिला हुआ है, जिसमें सबसे लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है और इस चुनाव में एक दूसरे के ऊपर आक्षेप हुए हैं, मतभेद तो छोड़िए मनभेद भी हुआ है। यह समझ के हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय शरद पवार जी ने सोचा कहीं हंग असेंबली न हो जाए और राज्यपाल शासन लग जाए, इसमें महाराष्ट्र के विकास में बहुत ही कमतरता आ जाएगी। महाराष्ट्र के विकास को नजर रखते हुए उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट जाहिर कर दिया अपना। उसमें कोई भी हमारे पार्टी का सरकार से लेना देना नहीं है। उनको जनता ने लार्जेस्ट पार्टी चुन के दिया हुआ है और वो अपना कार्य करे, उनको हम सपोर्ट करेंगे। महाराष्ट्र नंबर 1 की राज बन के रहे, यही हमारे नेता का चाहत है। अच्छा, ये बताइए सिंह साहब, आपकी पार्टी क्या नेचुरली करप्ट पार्टी है? नेचुरली करप्ट पार्टी नहीं है, नेचुरली क्लीन पार्टी है और उसको वहां पे जो भी आप करप्ट की बात कर रहे हैं, क्लीन चिट मिला हुआ है, इंक्वायरी बैठी हुई थी। मैं कहता हूं सिर्फ और चीटर पार्टी, करप्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो आक्षेप लगा रही है आज के दिन पे हमारे यहाँ। अरे 15 साल तक तो आपने उनके साथ बैठ के मलाई खाई है।
15 साल तक तो आपने उनके साथ बैठ के मलाई खाई है। कौन सी मलाई खाई है? कौन सी मलाई खाई है? जरा पृथ्वीराज चौहान से मैं सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, कांग्रेसी नेताओं से जानना चाहता हूँ, कौन सी मलाई खिलाई उन्होंने? देखिए उन्होंने क्या क्या सारी फाइलें उनके पास से उन्होंने वो बताया था। मनीष भाई बता दीजिए कौन कौन सी मलाई खाई है 15 साल में इन्होंने? तो तुरंत उन्होंने अपने त्याग पत्र दे दिया था उप मुख्यमंत्री सिंह साहब सिंचन घोटाला याद करिए, बिजली घोटाला याद करिए, बिजली। अच्छा मैं याद दिलाता हूँ। अरे भाई आप सिंह साहब मैं याद दिलाता हूँ आपको। कौन बोल रहे हैं? मैं सिंह साहब मैं याद दिलाऊं आपको। हाँ 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, फिर अजीत पवार पर बिजली मीटर घोटाला, महाराष्ट्र में पीडब्ल्यू मिनिस्टर है छगन भुजबल पर दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण में धांधली का आरोप, तब न घोटाला होगा। महाराष्ट्र के देखिए मैं कहना चाहता हूं, जब 70,000, मेरी बात सुनिए चौरसिया जी, जब 70,000 करोड़ रुपया लगा होगा तब न घोटाला होगा। 70,000 करोड़ रुपए लगे क्या? खाली घोटाला करके आप लोग ने बवाल कर दिया है और ऐसी बहुमत राष्ट्रवादी पार्टी के अगेंस्ट में आप लोगों ने बनाया है। अच्छा, घोटाला देखिए, दूसरे पार्टी को देखिए, कांग्रेसियों को देखिए। अच्छा बिजली मीटर घोटाला किया कि नहीं उन्होंने? बिजली मीटर घोटाला अजीत पवार ने। दीपक जी कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। हमारे पार्टी में कोई भी नेता के ऊपर कोई भी ऐसे एलिगेशन लगते रहे हैं, लेकिन कोई भी आज तक पुरावा नहीं दिया गया है। मैं कहता हूं सारी पार्टियां शुरू से लेके आज तक हमारे पार्टी पर आक्षेप लगाती रही है। फिर इस्तीफा क्यों दिए थे? फिर इस्तीफा क्यों दिए थे सिंह साहब? सिंह साहब फिर अजीत पवार ने इस्तीफा क्यों दिया था? निष्पक्ष जांच हो उसके लिए दिया गया था। और फिर इस्तीफा वापस क्यों ले लिया? फिर इस्तीफा वापस क्यों ले लिया बिना जांच पूरी हुए? क्लीन चिट मिल गई, क्लीन चिट मिल गई, पूरी जांच हो गई थी, क्लीन चिट दे दिया गया था। उसके बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद का पद लिया। राहुल जी क्या आपको नहीं लगता कि ये घोटाले भी एक कारण है जिसके चलते एनसीपी की फाइल दबी हुई है मंत्रालयों के अंदर, इन तमाम घोटालों की जांच पेंडिंग है, और घोटाले भी एक कारण है जिसके चलते एनसीपी ने बिना शर्त समर्थन दिया है, क्योंकि इनकी आंच पवार परिवार तक भी आती है। हेलो, देखिए हम सब इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और सबको यही चीज समझ में आई है कि एनसीपी सत्ता के बगैर नहीं रह सकती। या तो वो सीधे सत्ता में शामिल हो या सत्ता का, जिसकी भी सत्ता हो उसका कवच और वरद हस्त उसके सामने हो। और जाहिर से उसका मतलब यही है कि उसके प्रमुख सदस्यों के, नेताओं के आर्थिक हित इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं, इतने ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। कोई अगर विरोधी सरकार आ गई और उनके पीछे पड़ गई कि उनके लिए जीना कठिन हो जाएगा। सत्ता ही एनसीपी के बने रहने और उसकी समझ लीजिए कि उसकी ताकत में आने की एक का सबसे बड़ा कारण है, उसका सबसे बड़ा सीमेंट है। और उसमें ये सारे घपले जो फाइलें हैं, कुछ जो सार्वजनिक जानकारी में हैं, जो सार्वजनिक जानकारी में नहीं है, तमाम ऐसी चीजें हैं कि अगर वो खुलेंगी तो ये पार्टी का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है और इससे एनसीपी इनकार नहीं कर सकती। वरना कोई कारण नहीं है कि अपने पुराने साथी को छोड़कर एक दिन के भीतर आप इस तरह का बिना शर्त समर्पण कर दें। ये समर्थन नहीं है, ये समर्पण है। बिल्कुल आपने सही शब्दों का इस्तेमाल किया। ये समर्थन नहीं, ये समर्पण है। और आखिरकार एनसीपी ने समर्पण क्यों किया, इस पर मैं मीम अफजल साहब की राय लूंगा इस ब्रेक के बाद। तो बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने का एनसीपी का राज क्या है, इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं उदय प्रताप सिंह जो कि एनसीपी के नेता है। सिंह साहब, आपने समर्थन नहीं दिया है, समर्पण कर दिया है बीजेपी के आगे, इस समर्पण का राज क्या है? देखिए यह गलत बात है। आप जो भी इसको समझें, हमारे नेता ने राज्य के विकास में कोई अड़चन नहीं आए, हमने समर्थन दे दिया है। लेना न लेना उनके हाथ में है। नहीं, हम क्या विकास करेंगे बाहर से? हम अपने 5 साल अपने पार्टी के संगठन को बढ़ाएंगे और मजबूत करेंगे, बाहर रहकर नहीं आए। हमने समर्थन दे दिया है, लेना न लेना उनके हाथ में है। नहीं, हम क्या विकास करेंगे बाहर से?
हम अपने 5 साल अपने पार्टी के संगठन को बढ़ाएंगे और मजबूत करेंगे बाहर रहकर। तो यही तो आपका विकास है। का काम चालू था उसमें, यही तो आपका विकास है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी पार्टी टूट जाती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, टूटती नहीं। जितनी टूटनी थी, जितने थे वो हो गए। उसके बावजूद भी आज एक अच्छे नंबर की संख्या पे हमारी पार्टी पहुंची हुई है। और आप देखेंगे 15 से 20 मत जो एमएलए नहीं आ पाए, कांग्रेस के मुकाबले 500, 800 के मतों से हारे हुए हैं। 500 और 800 के मुकाबले हारे हुए। लेकिन मैं डॉक्टर संबित पात्रा को यहाँ जोड़ना चाहूंगा। डॉक्टर संबित पात्रा, प्रधानमंत्री ने कहा था नेचुरल करप्ट पार्टी, तो आप बोलते क्यों नहीं साफ साफ कि इस नेचुरल करप्ट पार्टी से हम बाहर से भी समर्थन नहीं लेंगे? आज कैटेगोरिकल होकर बोल दीजिए कि हम इनसे समर्थन की दरकार हमको नहीं है, किसी भी हालत में नहीं है। Have a heart, say this on record। देखिए दीपक जी, दो विषय है। पहला विषय जो मैं रख रहा था और लाइव व्यू कट गया था, तो मैं बता दूं आपको, मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार का जनादेश महाराष्ट्र में मिला है, जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार हो, स्वाभाविक रूप से एक स्थिर सरकार हो और परफॉर्मिंग सरकार हो। इसके तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं महाराष्ट्र के, तमाम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस, इनको भी चाहिए ये कंस्ट्रक्टिव वे में सामने आए और इसमें बाधा ना दे, आगे बढ़ने दे इस प्रक्रिया को, ताकि महाराष्ट्र की भलाई हो। दूसरा विषय है, देखिए एनसीपी ने समर्थन दिया है बाहर से, अनकंडीशनल, कोई कंडीशनल समर्थन देने की बात नहीं की है, ये उनका विषय है। उन्होंने कुछ कहा है, हमारी अभी तक बैठक नहीं हुई है, हमने कोई तय नहीं किया है कि हमारे विधानमंडल का नायक कौन होगा, उसके बाद हम कैसे सरकार बनाएंगे, किससे समर्थन लेके। हम इन पे चिंता क्यों करें? हम तो उनके मुंह पे हाथ नहीं रख सकते हैं ना, आप क्यों समर्थन दे रहे हैं? उन्होंने ऐलान किया है कि वो समर्थन देना चाहते हैं, वो उनका विषय है। कोई कंडीशनल समर्थन तो है नहीं जो हम कहेंगे ये कंडीशन हम नहीं मानते हैं, वो उनका विषय है। बैठक करके डिक्लेयर करना हमारा विषय है। जब बैठक हो जाएगा, तय हो जाएगा कि किसकी सरकार के किस प्रकार से बनेगी, किसके साथ मिलके, तो हम कहेंगे इस विषय को। दीपक जी अफजल साहब। दीपक जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब दिल्ली के अंदर इनकी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई थी, उस वक्त उन्होंने ये बात क्यों नहीं कही? उस वक्त उन्होंने कैसे कह दिया था कि हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों में से किसी का भी समर्थन नहीं लेंगे, इसके बावजूद कि हम बड़ी पार्टी हैं, लेकिन हम सरकार नहीं बनाएंगे चूंकि ये दोनों पार्टियों का हम समर्थन ले ही नहीं सकते। आज अभी भी ये शिवसेना का नाम ले रहे हैं, उसके लिए मैं कोई इनके ऊपर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, वो इनकी आइडियोलॉजिकल कमिटेड पार्टी है, इसलिए मुझे उसमें कोई गलती नजर नहीं आती। लेकिन उसके बाद ये कह रहे हैं कि एनसीपी अगर कोई जिम्मेदारी निभाना चाहती है, तो ये एनसीपी अब कितनी जिम्मेदार कैसे हो गई, जो एक नेचुरली करप्ट पार्टी थी। मुझे बताइए, आपके सुमित किरीट सुमैया साहब बड़ी बड़ी फाइलें लेकर के बंबई में और आप सब लोगों के सामने अखबारों के अंदर और टेलीविजन पर दिखाते थे 70,000 करोड़ का घपला, ये घपला, वो घपला, और सब एनसीपी के खिलाफ होता था सारा, जिसको लेकर के मोदी जी को ये कहना पड़ा कि नेचुरली करप्ट पार्टी है। और उसके अलावा ये भी कहा था कि इनका जो चुनाव चिन्ह है उसमें 10:10 होने का मतलब ये है कि ये 10 साल के अंदर 10 गुना करप्ट पार्टी हो चुकी है। आज उस पार्टी के बारे में ये अल्फाज चबा चबा के क्यों बोल रहे हैं? इनको तो बोलना चाहिए कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें आपकी मेहमान नवाजी हमको मंजूर नहीं है। एक आदमी कह रहा है मैं जबरदस्ती आपका मेहमान होना चाहता हूं, आपके घर बैठ के, बाहर बैठ करके आपका मेहमान बनना चाहता हूं, और आप कुछ बोल ही नहीं रहे, अपने मेहमान बनाने पर तुले हुए हैं, उसको लगता है। या आप कह दीजिए साहब हमें आपकी मेहमान नवाजी मंजूर नहीं है, आप तो करप्ट हैं, चोर हैं, चोरों को और करप्ट लोगों को और देश के लूटने वालों को हम कैसे मेहमान बना सकते हैं अपना? ये बोलना चाहिए ना इनको। कांग्रेस पार्टी है, 24 घंटे हो गए, 26, 27, 28 घंटे आज तक 28 घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। की खान अभी और जो एनसीपी के मेरे भाई अभी कह रहे थे कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के बारे में वैसी हालत हो गई है आपकी। एनसीपी के भाई बोल रहे थे, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपको बड़ी जल्दी थी। अरे कुछ देर इंतजार किया होता। जी राहुल जी, आ रहा हूं आपके भाई, आप हमारे पार्टी हुआ था, क्यों दे रहे हैं?
आप अपने पार्टी पे ध्यान दो, अपने पार्टी पे इतना ध्यान देते तो आपकी पार्टी की संख्या बढ़ जाती थी। आप हमारे पार्टी पे ध्यान मत दीजिए। सरकार बनने हमारा जो आइडियोलॉजी जो होगा हम वो कर रहे हैं। अरे 15 साल तक आप इनकी गोदी में थे। करप्शन के बारे में आपको बोलने का कोई हक नहीं है। 15 साल तक आप इनकी गोदी में थे। करप्शन के बोलने पे, करप्शन पे बात करने के लिए आपको कोई हक ही नहीं है। 15 साल तक आप इनकी गोदी में थे। करप्शन, अरे छोड़िए 15 साल, सारी फाइलें मुख्यमंत्री के पास जाती है। अगर हम करप्ट कहती थी, अगर करप्शन के चार्ज आप लगाते हैं बीजेपी तो हमको सबसे पहले आपके मुख्यमंत्री अंदर जाएंगे। सबसे पहले परेशान दीपक जी मैं उत्तर दे सकता हूं, आप पर लगाते थे हमारे ऊपर भी थे। देखिए कांग्रेस और एनसीपी झगड़ रहे हैं। डॉक्टर पात्रा सत्ता से बाहर कर दिया, कांग्रेस और एनसीपी झगड़ रहे हैं, लेकिन आपको सत्ता चाहिए। जो ये दोनों पुराने सहयोगी हैं। आप देखिए थोड़ा झगड़ लेने दीजिए। इनकी लड़ाई आप बंद खुद करेंगे तो मैं करप्शन उत्तर के दे दूंगा। खान है। पुराने सहयोगी हैं, थोड़ा झगड़ लेने दीजिए। 15 साल तक दोस्ती रही है, अभी तलाक हुआ इनका। नहीं, मैं तो दीपक जी इनसे उलझना ही नहीं चाहता। नेशनल टेलीविजन क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारा रवैया नहीं है कि कल तक जो दोस्त है आज फटाफट गालियां देनी शुरू कर दें। वो बीजेपी कर सकती है, हम नहीं कर सकते हैं। वो शिवसेना कर सकती है, हम नहीं करते। लेकिन मैं तो इनसे उलझ रही है ना। सभी पार्टियों ने दूसरे पार्टियों पर आक्षेप लगाए। मोदी आप तो शिवसेना की बात कर रहे थे। कांग्रेस के एक नेता ने उनको फोन मैं किया और भाई कहा से बोलना शिवसेना की चाहता सरकार हूं बना दो। अजित पवार ये कि कह सभी चुके चुनाव हैं। में सभी एक दूसरी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आपेच लगाए हैं। चुनाव में आक्षेप लगाते हैं। मुझे राहुल जी के पास चलना है। डॉक्टर संबित पात्रा। दीपक जी मैं उत्तर दे दूं? हाँ बिल्कुल। दीपक जी आपने जो कहा, मैं आ रहा हूँ मीम अफजल साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास। डॉक्टर संबित पात्रा, जो आप इल्जाम अरे लगा मीम साहब हम लोग उत्तर भी देंगे या आप हार के सवाल ही पूछते रहेंगे? अरे मीम साहब आप हारने के बाद इतना सवाल पूछ रहे हैं, हम लोग उत्तर देते हैं जीतने के बाद। हम उत्तर देते हैं। तो आप ही बोलते रहते हो हमेशा। अपने घड़ी में 12 बजी हुई है, सब कहाँ 10 बजा हुआ है, क्या बजा हुआ है? जीतने के बाद जीतने के बाद आप बोलिए और नहीं दे पा रहे। मुद्दे की आपसे बात ज्यादा नहीं बुरी है। स्थिति तो मैंने कभी देखी नहीं। आधे घंटे का सवाल हो गया है, अब 10। अरे जवाब दे रहा हूं ना, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं जवाब दे देता हूं। पहला विषय है, मीम साहब के प्रश्न में ही उत्तर है। मीम साहब ने क्या कहा कि एक मेहमान है वो घर के बाहर बैठ के बोल रहा है हम मेहमान बनना चाहते हैं। बताइए मेहमान घर के अंदर बैठता है या घर के बाहर बैठता है? अगर घर के बाहर बैठा हुआ है, हमने तो घर के अंदर नहीं बुलाया ना उनको, तो आपको क्या परेशानी है? कोई आपके घर के बाहर बैठ जाता है तो आप उसको भी मारते हो। हाँ कांग्रेस तो किसी को भी कहिए ना कि मेहमान नवाजी मंजूर नहीं, चोरों घर की। के बाहर बैठे हुए हैं, उसको हम क्या करेंगे? कहिए ना चोरों की मेहमान नवाजी आपको मंजूर नहीं है। घर के अंदर आए नहीं है, वो घर के बाहर है। आप तो खुद ही बोल रहे हैं घर के बाहर हैं। नहीं बंधु, अरे आप घर के बाहर हम क्या बोले? कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचिए जो बोलना है भाई। आप पहले अपने घर के अंदर की चिंता करें। जो राहुल गांधी घर के अंदर बैठे हैं उनकी चिंता करें। वो आपको कहीं देश में मेहमान की तरह न छोड़ दें। हमारी चिंता तो हमने कर ली। आपका जवाब हो गया मीम अफजल साहब। मुझे राहुल देव जी के पास जाना है। मुझे राहुल देव जी के पास जाना है, फिर एनके सिंह साहब के पास आना है। जी राहुल देव जी, जो विषय है मैं उसके विषय में बोल दूं। अरे भाई अफजल भाई, आपके अलावा कुछ आपके एक दो और दोस्त भी शामिल हैं, जरा उनको भी मौका दीजिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप जो अभी इतना कह रहे थे, माफ कीजिएगा, लेकिन आप लोग 15 साल तक जिस पार्टी के साथ सत्ता में शामिल रहे, उनको आपने गले से लगा के रखा। उनके सारे आज जिनको आप चोर कह रहे हैं, अभी इसी कार्यक्रम में आपने उनकी हर चीज को ढका। मैं नहीं कह रहा हूं। और वो आप ही के सर मैं नहीं कह रहा राहुल जी, मैंने नहीं कहा। जो नैतिकता मेरी बात सुन लीजिए पहले। अरे मेरी बात सुनिए आप। अरे भाई बात तो सुनिए। मैंने नहीं कहा ना, आप क्यों कह रहे हैं मुझको? मैंने कभी चोर नहीं कहा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती रहती थी वो इनको याद दिला रहा हूं। अरे भाई मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है भाई। इनकी हालत की सियानी बिल्ली खंबा नोच रहे हैं। तो दीजिए, खाली खंबा नोचने की बात कर रहे हैं। अच्छा राहुल जी को बोलने दीजिए पहले। सिंह साहब 1 मिनट, मीम अफजल साहब 1 मिनट। राहुल भैया आपसे तो मैंने बात ही नहीं की। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सॉरी, मैं तो बीजेपी को जवाब दे रहा था। राहुल जी सॉरी, आपसे तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं?
नहीं, आप ही लोग अब आप मेरे पार्टी पे क्यों दे रहे हैं बयान? आप अपने पार्टी पे दीजिए। राहुल जी बोलिए। नहीं राहुल जी सॉरी, बोलिए। मैं केवल मीम अफजल साहब जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं उनकी सेवा में ये अर्ज कर रहा था कि वो जिस नैतिकता की उम्मीद और उसका पाठ पढ़ा रहे हैं बीजेपी को, वो नैतिकता उनकी अपनी 15 साल कहां थी? वो एक कांग्रेस इस पर कैसे सवाल उठा सकती है कि बीजेपी एनसीपी को नकार क्यों नहीं रही है, बीजेपी एनसीपी के प्रस्ताव को इनकार क्यों नहीं कर रही है? इस पर सब सवाल उठा सकते हैं, हम लोग भी उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को मैं नहीं समझता कि कोई भी नैतिक अधिकार है एनसीपी के से मिलने को लेकर किसी दूसरी पार्टी पर सवाल उठाने का। कम से कम अपनी इस नब्ज को तो देखिए आप। निश्चित रूप से हम तो कह रहे हैं कि भाई एनसीपी अपनी चीजों को अपने को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए मैंने तो कहा है कि वो समर्थन नहीं समर्पण कर रही है। लेकिन मैं ये भी कह दूं कि भाई आप बीजेपी से ये क्या किस नैतिकता की उम्मीद कर रहे हैं? जो नैतिकता आपने नहीं दिखाई, जो सत्ता के इस खेल में शामिल कोई भी नहीं दिखा सकता, एक बिना मांगे आए हुए समर्थन को कोई क्यों मना कर देगा भाई? तो एक व्यावहारिक राजनीति होती है। अचानक ऐसा मौका आया है तो अब सारी कांग्रेस बिल्कुल गांधीवादी हो गई है। अब गांधी की राजनीति और आपको पवित्रता पावनता नजर आने लगी है। ये जो दोहरापन है ये मेरी समझ में नहीं आता। क्या वाकई एनके सिंह साहब कांग्रेस के चरित्र में आपको यहाँ दोहरापन दिखाई दे रहा है? नहीं, ऑब्वियस है कि 15 साल रहने के बाद आज जब रिलेशंस टूटे हैं तो कुछ तो एक लिहाज होता है, पर दोनों नहीं लिहाज कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को चोर बता रहे हैं। मुझे वो शेर याद आता है, बहुत ऊंची यहाँ नीचाइयां हैं, अभी कुछ और अपना सर तराशो। तो जिस लेवल पे ये डिस्कोर्स चला गया है, दोनों के बीच में बदमज़गी हो रही है, और इसी को क्यों कहेंगे, ये पॉलिटिकल क्लास की है। बीजेपी और शिवसेना में अभी तो हुआ है, अभी मतलब हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी थी। आप देखें कि 5 दिन हुए, 6 दिन हुए, इस बुरी तरह से एक दोनों से, और शिवसेना के सामना में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी के लिए हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगा। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स के बारे में जो कहा जाता है कि ये संभावनाओं का खेल है, मुझे लगता है अनैतिक संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं का नहीं है। और ये जो कह रहे हैं संबित पात्रा जी, एक दिक्कत जरूर आएगी। मान लीजिए कि एक अपराधी है जो कह रहा है कि संबित पात्रा जी आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आपके घर के आगे हम पहरा देंगे ताकि चोर ना आने पाए। आप क्या उस अपराधी को एक्सेप्ट करेंगे कि घर के सामने वो पहरा दे? बहुत दिलचस्प है, इस पे जवाब ले लेते हैं डॉक्टर संबित पात्रा। संबित पात्रा जी, देखिए इसका ये जो बहुत एनके सिंह साहब ने बहुत अच्छी विषय को रखा है। नहीं सवाल पूछा है, 1 मिनट सवाल पूछा है। इसको हम संविधान के अनुसार विधान पटल, हाँ मैं उसी को बोल रहा हूं, उसका उत्तर दे रहा हूं। इसको हम संविधान में उतारते हैं और विधान पटल पे देखते हैं इसका कैसे फिट होता है। अर्थात अगर कल को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है विधानसभा में, तो अगर एनसीपी उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर देती है, कोई कंडीशन नहीं है, उसके पक्ष में वो खड़ी रहती है, वोट नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो क्या भाजपा उनको फोन करके कहेगी आपने क्यों हमारे खिलाफ वोट नहीं किया, आप हमारे खिलाफ वोट करिए? हमने तो उन्हें नहीं कहा था हमारे फेवर में वोट करने के लिए, अब उन्होंने नहीं किया हमारे खिलाफ, तो हम उनको कहें क्या कि आप हमारे खिलाफ करिए प्लीज, ऐसे ठीक नहीं है, आप हमारे खिलाफ करिए? ऐसे तो नहीं होता है संविधान में। बहुत अच्छा संबित जी, बहुत अच्छा जवाब है संबित जी, बिल्कुल सही है आपका जवाब। बस इसमें यही कहना है कि चूंकि संविधान का मुद्दा आपने उठा दिया है, तो इस समय ये डिटरमाइन होना है गवर्नर के सामने कि एक माइनॉरिटी जो पार्टी है, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन वो माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी का मतलब है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है। डिटरमाइन करना होता है, सपोर्ट बेस के बेसिस पे डिटरमाइन करना होता है कि आपको बुलाएं कि ना बुलाएं। अभी वो स्थिति नहीं आई है जो नो कॉन्फिडेंस के इंस्टीट्यूशन पे जाए, लिहाजा इस समय डिटरमाइन करना है। और ये जो लेटर है, अगर आप इसमें मूक समझौता आपने कर लिया और ये मान लिया कि नहीं वो देंगे, तो ये पॉइजन करेगा गवर्नर के माइंड को। इसलिए अभी आपको या तो कहिए कि हम वो लेंगे, समर्थन लेंगे, या आप ये कह दीजिए कि नहीं साहब चोर हमारे दरवाजे पे कैसे आया है। ये नहीं कहेंगे, अभी वो स्थिति नहीं है। जो आपने ये दिया, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का नजीर, वो गलत था।
इसमें मैं इतना कहना चाहूंगा, अभी तो ये काल्पनिक सवाल है, अभी तो हमारी मीटिंग भी नहीं हुई है कि ये दिया ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का नजीर वो गलत था। इसमें मैं इतना कहना चाहूंगा, अभी तो ये काल्पनिक सवाल है, अभी तो हमारी मीटिंग भी नहीं हुई है। किस प्रकार से सरकार बनेगी, किससे हम समर्थन लेंगे, ये तो तय नहीं हुआ है। किसकी चिट्ठी को लेकर हम गवर्नर के पास जाएंगे, ये अभी तय नहीं हुआ है। तो अभी से कल्पना करने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर पात्रा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके एक वरिष्ठ नेता ने आज राज्यपाल से मुलाकात की है और कहा है कि आप हमें न्योता दें क्योंकि हम इस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अब आप ये पता करिए कि आपके वो कौन बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जो मुंबई में पिछले 1.5-2 महीने से मौजूद हमारे हैं। घर की दरबारी करने के लिए तैयार है, ये भी कहा होगा। नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा कि न्योता के लिए आप राज्यपाल हैं और आप हमें न्योता दीजिए कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। नहीं, डॉक्टर संबित पात्रा, आप घुमा घुमा कर बात कर रहे हैं। मेरा फिर से आपसे सीधा सवाल है, गए हैं, एनसीपी का बाहर से समर्थन लेंगे या नहीं? देखिए, मैं बहुत सीधा जवाब दे रहा हूं। अभी हमारे पर्यवेक्षक महाराष्ट्र गए हैं, वो विधानमंडल का नेता का चयन करेंगे। उसके पश्चात ये चिंतन होगा कि किस प्रकार से हम सरकार बनाएंगे। अभी वो कुछ दे रहे हैं, हमने अभी कुछ लिया नहीं है, तो इसका सवाल तो देने वाले को पूछना चाहिए ना। जो अभी लिया ही नहीं है उससे क्यों पूछा जा रहा है? नहीं, लेने वाले को तो लेना है, देने वाला तो दे चुका है, वो तो ऑफर कर चुका है, उसके पास जो था वो दे चुका है, वो आपके साथ तो समर्थन नहीं समर्पण कर चुका है। वो कांग्रेस को छोड़ के वो मैरिज डाइवोर्स करके आपके साथ लिव इन रिलेशन में रहना चाहता है, जो मैरिज के पैरामीटर से बाहर का इंस्टीट्यूशन है। उसने तो आपके नाम की मेहंदी हाथों में लगा ली है संबित पात्रा जी, और मेहंदी रच भी गई है। सवाल ये है कि आप उस मेहंदी को उतारेंगे क्या? नहीं, इसमें महत्वपूर्ण है अभी। हाँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, दोनों है, इसमें उत्तर आ गया है। अभी जो एनके सिंह साहब ने कहा कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना पड़ता चाहता है, तो लिव इन के लिए तो घर के अंदर अर्थात सरकार के अंदर आना पड़ेगा। हाँ, मैरिज के घर में रह के हमारे नाम की मेहंदी लगाए तो इसमें हमारी थोड़ी गलती है। हम जाके थोड़ी उसकी मेहंदी को धो देंगे। मीम अफजल साहब, आपको क्या लगता है, एनसीपी का समर्थन लेगी बीजेपी? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं राहुल जी से और एनके सिंह साहब से दोनों से माफी का खास्तगार हूं। मैं उनकी ये गलतफहमी भी दूर करना चाहता हूं कि मैंने इल्जाम लगाया कि वो चोर हैं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ऐसा बोलती थी, आज वो उसकी मेहमान नवाजी कबूल ना करने के लिए ये क्यों नहीं बोल रहे कि ये तो चोर हैं? वो तो अगर मैं आपको ये बात क्लैरिफाई करूं, अगर मैं आज एनसीपी को चोर कहूंगा तो मैं सबसे पहले अपने आप को चोर कहूंगा। इतनी बात मैं भी समझता हूं। मैं किसी भी हालत में, ये हमारे एनसीपी के भाई कुछ भी बोलते हैं, मैं कोई गैर जिम्मेदारी का बयान अभी तक एनसीपी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि जिस दिन मैं इनको चोर कहूंगा तो 15 लगता है मीम अफजल साहब से हमारा संपर्क टूट गया है, उनके साथ टेक्निकल प्रॉब्लम है कुछ कनेक्टिविटी में। लेकिन एक आखिरी राउंड का सवाल हो जाए, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है। हाँ या ना में जवाब चाहूंगा। एनके सिंह साहब, क्या एनसीपी का सपोर्ट लेगी बीजेपी? नहीं, वो लॉजिस्टिकली और वैसे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एनसीपी के सपोर्ट पे हर तीसरे दिन हम ही लोग सवाल करेंगे कि क्यों भाई, कौन से केस से निकाला एनसीपी को? सपोर्ट तो आपको मिल गया। हर दिन जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, चाहे इस तरह की चीजें आएंगी, तो हमें लगेगा कि नहीं साहब, किसी न किसी जो एनसीपी के तमाम करप्शन के केसेस हैं उसमें से बचा रहे हैं। तो इसलिए ये इस फॉर्मेट में मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ये अलाउ करेंगे कि एनसीपी के नजदीक जाएं। शिवसेना के साथ ही अल्टीमेटली होगा। उसकी मॉडलिटीज चाहे जो, हाँ, सबड्यूट थोड़ा सा करके एक ऐसा अलायंस पार्टनर हो जो काफी कमजोर हो, ये वो चाहते हैं। और उसके लिए शिवसेना, मुझे लगता है कि जो हालात है उसमें तैयार हो जाएगी। राहुल जी, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी स्वीकार करेगी, और उसकी नौबत अभी आई नहीं है। हम लोग थोड़े जल्दबाजी में ये पूछ रहे हैं। गठबंधन होगा और शिवसेना से ही होगा। शिवसेना से ही होगा। मनीष भाई, कितना वक्त लगेगा? क्या पहले विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद बीजेपी हाईकमान या बीजेपी के बड़े नेता उद्धव ठाकरे से बातचीत करेंगे?
जी हाँ, राज्य स्तर के नेताओं की बातचीत तो शुरू है दीपक भाई। इसकी पुष्टि विनोद तावड़े ने खुद कर दी, जो कि अपने आप में ये पा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। अब से कार्यक्रम से 10 मिनट पहले ही उन्होंने मुझसे बात की थी। और मैं एक लाइन में ये कहना चाहूंगा, समय कम है, मैं समझ रहा हूं, आपने कहा है, एक बात ये कहूंगा कि आखिर जो एनसीपी ने अपना समर्थन बाहर से देने का बीजेपी के लिए क्या, उसकी वजह है क्योंकि विनोद तावड़े ने अपनी एक प्रचार रैली में कहा था, अगर मैं गृह मंत्री बना तो अजीत पवार को जेल के पीछे डालूंगा। तो इसके लिए एक लाइन की कहावत मैं कहूंगा, बिन मांगे मोती मिले, यानी बगैर मांगने के पहले ही देने की आहट उन्होंने दे दी, ताकि आगे कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो कि कभी अगर उनका समर्थन लेना पड़े तो जो मैं बात की लाइन है वो दोहराना नहीं चाहता। चलिए, बात की लाइन मत दोहराइए, क्योंकि राजनीति में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखती हैं पर होती नहीं है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होती हैं पर दिखती नहीं है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।